हेलो गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः विज्ञान यानी एससीईआरटी की बुक से आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 आपको पब्लिश कर दिया था। आज हम चलते हैं पार्ट 1 जो ये लेसन 1 है, उसके जो पार्ट 2 है उसको लेकर आए हैं। ये कक्षा 8 की बुक, ये एससीईआरटी कक्षा 8 की बुक है, जिसमें हम आपको इसका पार्ट 1 इकाई 1 जो तो इकाई 1 में हमने आपको पहला पार्ट 1 इसका हमने वीडियो पब्लिश कर दिया है। तो हमारे चैनल पर जाकर उसको विजिट कर लीजिए और आपको विज्ञान की सही समझ विकसित करने के लिए आपको फैक्ट टू फैक्ट किसी भी प्रकार का प्रश्न, किसी भी तरह आपका केवीएस या टीजीटी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न अगर विज्ञान से पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी कर लिए। एंथोटिक तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करना। हम चलते पार्ट 2 की ओर। तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति की बात की जाए तो हमने आपको संचार के क्षेत्र में, आईसीटीसी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान का उपयोगिता क्या है, इसके आगे हमने फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तदुपरांत हमने रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आपको बताया कि किस तरह विज्ञान और तकनीकी ने अपना योगदान दिया। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि डीआरडीओ के माध्यम से, जो आपकी डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके तहत जो है विभिन्न प्रकार की जो है मिसाइल्स, विभिन्न प्रकार के जो आईएनएस कोच्चि और अरिहंत का भी, युद्धपोतों का भी निर्माण हुआ। आज हम चलते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा के क्षेत्र में कितना अपना योगदान दिया है। तो इसको हम क्रम से आपको सारी बातें बताते हैं। तो आइए चलते हैं। पहले चिकित्सालयों में देखा जाए आधुनिक मशीनें जैसे स्कैनर है, एक्सरे है, एंडोस्कोप है आदि का प्रयोग रोगों के जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी का प्रयोग हुआ है। ये निदान मूलक एवं उपचार मूलक, निदान मतलब उसका निदान और उपचार करना, तकनीकी विकास हुआ है, जैसे रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टामोग्राफी जिसे हम सीटी कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसी प्रकार देखा जाए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम एमआरआई कहते हैं, सोनोग्राफी आदि। ये सब टेक्नोलॉजी यानी भारतीय जो या पूरे विश्व में देखा जाए विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से ही चिकित्सा के क्षेत्र में ये संभव हो पाया है। अब इस क्षेत्र में देखा जाए तो टेली चिकित्सा मतलब जो टेक्नोलॉजी चिकित्सा की जाती है, चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। और चिकित्सा के नवीन उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण यानी किसी भी अंग का प्रत्यारोपण करना है, इस तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। और हीमोडायलिसिस, अब हीमोडायलिसिस क्या होता है कि जो हमारे शरीर में गुर्दे होते हैं यानी किडनी होती है, जिसके द्वारा हमारे ब्लड का फिल्टर किया जाता है, हमारे रक्त को फिल्टर किया जाता है। लेकिन जब हमारे किडनी काम नहीं करती है, उस स्थिति में जो है प्राकृतिक जो कृत्रिम तरीके से उसका फिल्टर किया जाता है, इसी को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और प्रोस्थेसिस आदि जो है, भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके भी खोज किए हैं। तो देखा जाए चिकित्सा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की ऐसी उपलब्धियां चिकित्सा और विज्ञान के माध्यम से हुई हैं, जो उसके प्रगति और विकास में सहायक हुई हैं। हम आगे चलते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र की बात की जाए तो आधुनिक युग में देखा जाए तो कृषि के आधुनिक उपकरण, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, पर्याप्त सिंचाई के साधन आदि के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। यानी इससे पहले क्या था, खेती अधिक थी लेकिन उपज कम थी, और हमें कभी कभी ऐसी स्थिति पड़ती थी कि हमें अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, यानी आपको आयात करवाना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होने से उन्नत बीज, उन्नत उपकरण, उन्नत उर्वरक, सिंचाई की सुविधा, जिससे खेती कम यानी क्षेत्र कम होने के बावजूद इतनी हम अनाज को उपजा पा रहे हैं कि हम निर्यात कर सकते हैं। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। हरित क्रांति जानते हैं कि जब अनाज में उपज की जाए, पीली क्रांति तेल में, भूरी क्रांति। इसी प्रकार देखा जाए विभिन्न प्रकार की योजनाएं द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। तो हर क्षेत्र में देखा जाए बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं।
किसके माध्यम से? विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से। यानी विज्ञान तकनीकी के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास ना हुआ हो। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि के क्षेत्र की क्षमता अत्यधिक दोहन होने से क्या हुआ? अभिनव कृषि का उद्देश्य है, दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद का प्रयोग पर बल दिया गया। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाती है। तो यानी एक नई तकनीक जिसमें हरी खाद जो है प्रयोग किया जाता है, जिससे उपज भी बढ़ती है और साथ में खेत को भी कोई हानि नहीं होती है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैविक पीड़क कीटनाशक नियंत्रण विधि, नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग किया गया। कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां पर छिड़काव तंत्र यानी ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग किया जा रहा है सिंचाई के लिए। अब ड्रिप तंत्र क्या होता है? इसमें जो है ऐसे फव्वारे के रूप में सिंचाई की जाती है। इसमें जो है पानी की भी बचत होती है और अच्छी पूरे खेत में सिंचाई भी हो जाती है। तो ये सारी तकनीकी जो हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाई हैं और कृषि में भी बहुत आशातीत वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं तो परिवहन के क्षेत्र की बात करें तो परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो किसी व्यक्ति को पहुंचना या तो अपने सामान या किसी पदार्थ को पहुंचाना, भारी जो उपकरण हैं उनको पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं परिवहन के माध्यम से संभव हैं। परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए पहले हम ऊंट, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करते थे, लेकिन आज परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रकार से सुदूर क्षेत्रों में बसें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई है। परिवहन के प्रगति के कारण ही दिनों में पूरी होने वाली यात्रा, जो दिन में पूरी यात्रा होती थी, आज चंद घंटों में ही पूरी हो जाती है। आपने देखा रेल, सड़क, जल, वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व के अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। यानी तकनीकी के क्षेत्र में देखा जाए प्रदूषण रहित परिवहन का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि हमारे परिवहन में भी कोई समस्या ना हो। परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए तो नवीनतम तकनीकी में देखा जाए मेट्रो रेल। अब मेट्रो रेल सबसे पहले कहाँ, भारत में कहाँ पर सबसे पहले मेट्रो रेल चली थी? इसको आप कमेंट के माध्यम से बताना कि भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में चली थी। तो ये आप कमेंट करके बताना, हम आपको आगे चलेंगे आपको बताएंगे। बुलेट ट्रेन, मोनोरेल आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा, यानी जो रिक्शा है, देखो ये ई रिक्शा मतलब ये बैटरी के माध्यम से चलता है जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इसी के साथ साथ देखा जाए सीएनजी जो आपकी नेचुरल गैस है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, परिवहन किया जा रहा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को वह नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए परिवहन के क्षेत्र में भी आशातीत परिवर्तन हो। इसके आगे चले तो विनिर्माण। ये जो विनिर्माण की तकनीकी है इसका भी प्रयोग हुआ, जिससे आज देखा जाए तो हम विनिर्माण का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी नवीन चीज़ का उत्पादन करना, यानी नवीन वस्तु का निर्माण करना ही विनिर्माण कहलाता है। तो देखो लेगा कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्त्र निर्माण कहते हैं। अब विनिर्माण के अंतर्गत देखा जाए हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक की बहुत सी मानवीय गतिविधियाँ आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। यानी कच्चे माल से जो है माल को एक उत्पाद के रूप में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी विनिर्माण के माध्यम से ही उस उपकरण को, उस धातु को, उस पदार्थ को उपयोग मानव स्वयं करता है। यानी कच्चे माल से, जैसे आप कपास है, कपास से वस्त्र बनते हैं, तो इस प्रकार देखा जाए कपास कच्चा माल हो गया, उससे वस्त्र का निर्माण हुआ, तो क्या हुआ, इसका वस्त्र का ही तो हम उपयोग करते हैं। तो ये विनिर्माण के अंतर्गत आता है। विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार भी सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। यानी इससे जो रोजगार की समस्या है उसका भी निपटारण हुआ है। विनिर्माण के क्षेत्र में किसी भी अर्थव्यवस्था को संपन्नता का जनक माना जाता है क्योंकि इसका विकास हमारे प्राकृतिक संसाधनों के मूल के संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने, संपोषणी विकास की दृष्टि से
भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र में स्थापना, व्यापार के नियमों की युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण देना, कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना, विनिर्माण की इकाइयाँ संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। तो इस प्रकार देखा जाए विनिर्माण के क्षेत्र में भी हस्तकला के माध्यम से ऐसे उपकरणों का, ऐसे पदार्थों का निर्माण हुआ है, जिससे क्या होता है, रोजगार में भी एक वृद्धि हुई है, विकास हुआ, साथ में नवीन वस्तुओं का निर्माण में भी देखा जाए विकास हुआ है। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। तो उद्योग के क्षेत्र में पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए बहुत तरक्की कर रहा है और कर चुका भी है। उद्योगों के कारण देखा जाए गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। वर्तमान समय के प्रमुख देखे जाए उद्योग तो खनन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला एवं उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग। इस प्रकार देखे जाए अनेक प्रकार के बाल्कों और हिंदाल्कों और नाल्कों आदि जो हैं, जिनके माध्यम से कारखाने एल्युमिनियम के लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के उद्योग कारखाने लगे हैं, ONGC और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में देखा जाए तो मथुरा में रिफाइनरी है, जिसके उद्योग से क्षेत्र में देश हमारा अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया का प्रयोग किया जा रहा है, योजना शुरू की गई है। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ भी बहुदेशी कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए उद्योग के क्षेत्र में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने, तकनीकी ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, जिसके माध्यम से आज हमारा देश अग्रणी कहलाने में योग दे रहा है। और मेक इन इंडिया योजना के तहत नवीन जो है रोजगार के अवसर मिले हैं और उद्योगों का सृजन हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में आज कई तरह के ऊर्जा के स्रोत इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अब देखा जाए पहले प्राचीन काल में देखा जाए तो ऊर्जा के स्रोत में लकड़ी या कंडे उपले जलाए जाते थे, जिससे हमारी क्या होता, प्रदूषण भी होता था और साथ में ये सारी समस्याएं विद्यमान रहती थी और ऊर्जा की भरपाई नहीं हो पाती थी। आज देखा जाए तकनीकी के माध्यम से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नैपकी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि ये सारे अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे हम ऊर्जा का सृजन कर रहे हैं और ऊर्जा का निर्माण इससे कर रहे हैं, जिससे जो पारंपरिक आपके ऊर्जा के स्रोत हैं, इससे हमारा प्रदूषण भी नहीं हो रहा और उसका भी जो आपकी अपूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं उनको भी आसानी से बचाया जा रहा है। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार ऊर्जा के स्रोतों को नवीनीकरण यानी अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, यानी ये कभी समाप्त नहीं होते, इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका हम पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, इनका एक बार खपत हो गई तो इसके बाद जब इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा इनको प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, या हम कह सकते हैं इनको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो यानी अब ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इनका धीरे धीरे प्रयोग हो रहा है, जैसे सौर ऊर्जा आप देख रहे हैं। तो क्या होगा, इसका जितना आप यूज करना चाहें, आप जितनी चाहें ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए अधिकांश ऊर्जा हम अनवीनीकरण स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा के स्रोतों के भंडार सीमित हैं और इनके खत्म होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊर्जा के स्रोत की अगर जो बात की जाए तो दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय यानी जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिनको हम एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा उनको प्राप्त करना मुश्किल होगा। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे जैव ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पृथ्वी से तापीय ऊर्जा है, वन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। इसी प्रकार देखा जाए ये सारी ऊर्जा कैसे हैं, नवीकरणीय। इससे भी कई बार घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है।
तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसको आप परिभाषा रूप से बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट समझेंगे तो आपका किसी भी तरह घुमाकर पूछा जाए प्रश्न तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। जबकि अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनको आप एक खर्च हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त करना असंभव है। तो इसमें देखा जाए तो पेट्रोल है, कोयला है, केरोसिन है, रसोई गैस है, ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अनुमानतः वर्तमान भविष्य की ऊर्जा की मांग देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय कौन, मतलब जिसको हम नया कर सकते हैं, यानी एक बार समाप्त होने के बाद उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या हम पुनः बना सकते हैं। तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री नाभिकीय भूतापीय ऊर्जा आदि हैं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। यानी जो पर्यावरण में क्षति हो रही पर्यावरण की या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग की जो विशाल समस्या आ रही, इनसे भी हम बच सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में देखा जाए सर्वाधिक व्यापक असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा देखा जाए भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा किस ऊर्जा का प्रयोग होता है, तो सौर ऊर्जा का कम, ये जो कि प्रदूषणकारी भी बहुत कम है। इस क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, तो देखो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होना। यानी सौर ऊर्जा का विकास हुआ है, सौर ऊर्जा का विकास हुआ है जिसके माध्यम से विश्व में हमारा देश अग्रणी बन रहा है। और सौर ऊर्जा जो होती है इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए गुरुग्राम में आपके वहाँ एक इसका केंद्र बना है वैश्विक रूप से। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसके द्वारा जो है गुरुग्राम में इसका केंद्र बना और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी बना हुआ है। अब विज्ञान टेक्नोलॉजी की या तकनीकी की बात की जाए तो आगे देखा जाए तो व्यापार और वाणिज्य में पहले क्या होता था, हम दुकान पर जाते थे, खरीदारी करते थे, लेकिन आज देखा जाए हम घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी वाणिज्य या व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें व्यापार और वाणिज्य को समझना होगा। व्यापार का अर्थ होता है क्रय विक्रय, यानी जो व्यापार का अर्थ होता है क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना कहलाता है व्यापार। जबकि वाणिज्य का अर्थ क्या होता है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। यानी व्यापार से मतलब होता है क्रय विक्रय करना, जबकि वाणिज्य का तात्पर्य होता है धन प्राप्ति के लिए क्रय विक्रय करना, ये वाणिज्य कहलाता है। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु को बदलना या खरीदना कहलाता था वस्तु विनिमय। लेकिन आज देखा जाए हम विभिन्न प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते हैं, सिक्कों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आज हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी विकास कर रहे हैं। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था, लेकिन बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी यानी बिल अथवा पत्र मुद्रा से भी होता है। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है। यानी बहुत से क्रेडिट कार्ड हैं जिनके माध्यम से हम आज खरीदारी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि स्वाइप कार्ड मशीन होती है जिसके एटीएम आदि के माध्यम से खरीदारी होती है। तो नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य जो हो रहा है इसे हम ई व्यवसाय कहते हैं। ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना बल्कि बेचना भी आसान हुआ है, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार के संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन स्थानांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन, ये सारी प्रणालियाँ जो हैं प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां, जैसे आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजन है, ये सारी क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो इनको आप जब समझ लेते हैं तो कभी कभी पूछा जाता है कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन ये किस प्रकार की कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बनाने वाली हैं या ई कॉमर्स हैं। तो आप बखूबी जान गए कि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं और अच्छा व्यवसाय भी कर रही हैं। वर्तमान देखा जाए तो अमेजन बहुत अच्छा कंपनी गेन कर रही है और विश्व में नंबर 1 पर कंपनी बनी हुई है।
आगे हम चलते हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब सरकार, यानी इलेक्ट्रॉनिक सरकार। आज पहले क्या होता था, बिचौलियों में क्या है, जो कोई संस्था के सरकार के माध्यम से कोई योजना आती थी जिसको बिचौलियों में खा लिया जाता, लेकिन आज सीधे आम आदमी के पास ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। यानी ई शासन का मतलब होता है कि सीधे कंप्यूटर प्रणाली या इंटरनेट के माध्यम से सीधे आम नागरिक तक पहुंचाना ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं, सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, अतः अच्छे शासन व पर्याय बनता जा रहा है ई शासन। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बन गई है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जात प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत आवश्यकताएं हिंदी व अंग्रेजी दोनों वर्जन में उपलब्ध होती हैं। तो इसी को हम ई शासन के नाम से जानते हैं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों, सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान करती हैं। यहाँ पर समझना 18 मई 2006 को ये योजना शुरू हुई थी, राष्ट्रीय ई शासन, जिसे हम NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र यानी CAC स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार 18 मई 2006 को ये सुविधाएं लागू हुई और ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित करती हैं। सहज व सुलभ उसके घर तक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर अथक प्रयास किया जा रहा है। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ होता है सभी प्रकार के शासन संबंधी जानकारियां डिजिटलाइजेशन होता है, मतलब इनको तकनीकी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी सुविधा शुरू हुई है। इस प्रकार आपने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो 2 पार्ट में आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप देखिए अंत में हमने क्या सीखा। तो 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीकी हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? सन 2004 में। तो इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और EDUSAT जो है भारत का पहला उपग्रह है, शिक्षा को लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र सिंचाई का नवीन साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम हुआ है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आर्ट डिजिटल भारत की ही देन है। तो इस प्रकार आपने ये सारे पाठ को पढ़ लिया। इसके देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको हम करने का प्रयास करते हैं। और आप फिलहाल पाठ आप पढ़ गए हैं तो सारे प्रश्न बड़ी आसानी। आधुनिक संचार का माध्यम आप जानते हैं, इंटरनेट, कबूतर पत्र सब जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आप जानते हैं विक्रम साराभाई। सूचना प्रौद्योगिकी ICTC का आरंभ कब हुआ? 2000 दिसंबर 2004 में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? आप जानते हैं क्या है नवीकरणीय? पेट्रोल, LPG, डीजल, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। तो इस प्रकार आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे सटीक जानकारी के लिए इन श्रृंखला को आप अवश्य देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी इसमें कमी हो उसे हम जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखा, आपको पुनः धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।